हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, दीर्घ मात्र पोषक तत्व एवं लघु मात्र पोषक तत्वों के दो दो उदाहरणों का उल्लेख करते हुए इन तत्वों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जो है मृदा की सहायता से जड़ के द्वारा यहाँ पर जो है अंतर्ग्रहित कर लिए जाते हैं। और ये जो खनिज पोषक तत्व होते हैं इनकी यहाँ पर जो आवश्यकता होती है उसके आधार पर इनको यहाँ पर जो है दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। इन दो श्रेणियों के अंतर्गत जो पहली श्रेणी है हमारी वो यहाँ पर है दीर्घ मात्रा में उपस्थित, जिनकी मात्रा यहाँ पर ज्यादा हो तो उन्हें दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहा गया है, और जिनकी मात्रा यहाँ पर जो है कम है उन्हें लघु मात्रिक पोषक तत्व यहाँ पर कहा गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर दो श्रेणियां हैं, दीर्घ मात्रिक व लघु मात्रिक पोषक तत्व। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इनकी जो मात्रा होती है वो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पर जो है इनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है पादप को सांद्रता में। और इसके पश्चात अगर लघु की हम यहाँ पर बात करें तो इनकी यहाँ पर जो मात्रा होती है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर इनके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके अंतर्गत आता है। और कार्य भी हम देखते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं कोशिका के यहाँ पर जो रचनात्मक तत्व होते हैं, यानी कि कोशिका की रचना यानी कि निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इसकी उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें आयरन आते हैं, मैग्नीज आता है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है कॉपर इसके अंतर्गत आता है, मॉलिब्डेनम यहाँ पर आता है, जिंक इसके अंतर्गत आता है, बोरॉन इसके अंतर्गत आता है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्लोरीन आता है, वो निकल भी यहाँ पर आता है। और इनके विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर मॉलिब्डेनम की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन के उपापचय में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। वह इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजन के उपापचय में यहाँ पर एक होता है जिसे हम यहाँ पर जो है नाइट्रोजिनेज के नाम से जानते हैं, उसे यहाँ पर जो है सक्रिय करने का कार्य भी संपन्न करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर अगर अन्य उदाहरण की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिंक जो होता है यहाँ पर ये Zn2+ के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। और मुख्य रूप से ये जो होता है यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसको यहाँ पर जो है किण्वन की प्रक्रिया के लिए पादप में सक्रिय करता है। तो यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो भी यहाँ पर इसके द्वारा सक्रिय किया जाता है। अगर हम यहाँ पर दीर्घ मात्रिक तत्वों की बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो उदाहरण देखें उसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम भी इसके अंतर्गत आता है। और मैग्नीशियम जो होता है सामान्य रूप से ये जो होता है पर्णहरित के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है आवश्यक प्रकार का तत्व होता है, इसकी संरचना के निर्माण में भागीदारी निभाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एटीपी यानी कि पादप की जो ऊर्जा और भोजन होता है उसकी बात करें तो उसमें यहाँ पर जो आवश्यक होता है उसे हम फास्फोरस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है और जो लघु पोषक तत्व है इन सभी के अलग अलग कार्य और मात्रा अलग अलग निर्धारित है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।